नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से हालात बने, ये उम्मीद की जा रही थी कि बहुत जल्द युद्ध में ये हालात तब्दील होंगे। हालांकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल दागी जा रही थी, जिसे भारत मार गिरा रहा था। लेकिन इस बीच अचानक 10 मई को जब खबर आई और ट्रंप ने ट्वीट किया कि सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच हो गया है, और फिर भारत ने भी इसका ऐलान कर दिया। लेकिन 2.5 से 3 घंटे में ही पाकिस्तान ने फिर अपनी औकात दिखाई और बता दिया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, और पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। इसके बाद भारत ने फिर जवाबी कार्रवाई की। लेकिन अब सवाल यह है कि सीज फायर हुआ क्यों, सीज फायर के बीच में अमेरिका कैसे आ गया, और सीज फायर फिर टूटा तो अब क्या हुआ, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं अनुपम प्रसून। अनुपम प्रसून जी, पूरी खबर आप ये विस्तार से बताइए, मामला विस्तार से बताइए। सीज फायर होना, टूटना, अमेरिका की एंट्री, फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का रात 11:30 बजे संबोधन। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे भारत में, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो भारत में रह रहे हैं और इस वक्त एक तरफा एजेंडा चला रहे हैं, क्योंकि उनको इस एजेंडे में आत्ममुग्धता और संतुष्टि मिल रही है। क्या वो एजेंडा है, बहुत ध्यान से आप समझने की कोशिश करिएगा। ये वो एजेंडा है, ये वो प्रोपेगेंडा है जो पाकिस्तान चला रहा है या पाकिस्तान बता रहा है। मैं आपसे रोहित एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए। इस पूरे जो भी वॉर की स्थिति बनी या टेंशन हुआ, इसमें क्या हमारी सरकार ने कहा कि उसका एक भी विमान गिरा? कहा है ऐसा? नहीं कहा ना। आपको एक विमान का नुकसान नहीं हुआ, आपका एक एयर डिफेंस सिस्टम नहीं गया, एक कम्युनिकेशन सिस्टम का नुकसान नहीं हुआ। आपके देखिए, जो भी आपके स्ट्रेटेजिक लोकेशंस थे उन पर पाकिस्तान टच नहीं कर पाया। पाकिस्तान अपना सबसे बेहतरीन और सबसे आधुनिक जो उसने हाल में बनाया था, उसने मिसाइल का टेस्ट कर लिया आपके ऊपर। आपको कोई नुकसान हुआ? आपने सब कुछ ध्वस्त कर दिया। तो अब मुझे कोई ये समझाए कि भारत हारा कैसे, या भारत को इसमें निराशा मिली कैसे। अब मैं आपको उस पॉइंट पर ले आता हूं कि ये सीज फायर हुआ किससे, कैसे हुआ। क्या इसमें भारत झुक गया? क्या भारत ने कोई ऐसी शर्त मान ली जिससे ये मैसेज लोगों के बीच और पब्लिक डोमेन में जा रहा है, जिससे ये पता चल सके कि भारत शायद बैकफुट पर है? नहीं। हुआ क्या था, मैं आपको ये बताता हूं। आप सबको पता है कि जब भारत ने एक्शन लेना शुरू किया था तो पाकिस्तान के कई ऐसे ठिकाने थे, मैं उनका नाम बताता हूं आपको पढ़ के, और ये ठिकाने क्यों इंपॉर्टेंट थे। पाकिस्तान के जितने जो एयर ठिकाने थे, ये खासतौर पर वो जगह है जो एयर ठिकाने, मिलिट्री बेस और एयर बेस हुआ करती थी, और उनमें से कुछ ठिकाने ऐसे थे जहां पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था। पहले आप उन जगहों को देखिए जो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक लोकेशंस थी, जो मिलिट्री डिपो था, वो कैसे भारत ने नष्ट किया। नूर खान चकलाला एयरबेस जो रावलपिंडी में था, ठीक। ये इसके अलावा मुरीद एयरबेस चकवाल में था। सियालकोट एविएशन बेस जो कि एयर डिफेंस यूनिट था, यहां पर वो भी ढेर हुआ। पासरूर रडार पंजाब का वो भी ढेर हुआ। रहीम यार खान दक्षिण पंजाब में वो भी ढेर हुआ। और रहीम यार खान वो बेस था जो आप देखेंगे कि तो राजस्थान से सटा हुआ लगता है। सखर एयरबेस सिंध के पास, जहां F-16 का बेड़ा खड़ा रहता है, वो भी ध्वस्त कर दिया भारत ने। भोलारी एयरबेस कराची के पास है, जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम आपने देखा होगा कि 8 तारीख को ही भारत ने नष्ट कर दिया था। 8 तारीख को ही जब जवाबी कार्रवाई भारत ने शुरू किया था तो खत्म कर दिया था एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान में। ये भोलारी एयरबेस जो कराची के पास था, और ये नेवी के लिए भी उतना ही मददगार था जितना एयरफोर्स के लिए। स्कर्दू एयरबेस जो LOC गिलगित बाल्टिस्तान के पास था, वो भी ध्वस्त हो गया। लड़ाकू विमान और जो अवाक्स था, जो आपने देखा होगा कि अवाक्स भारत ने ढेर किया था, वो यहीं पर था। चुनिया एयरबेस कसूर में था, वो भी ढेर कर दिया गया। ये लाहौर के पास बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशनल बेस था, यहां से जितनी फाइटर प्लेन्स थी वो उड़ान भरती थी, वो भी ध्वस्त हुआ। और सरगोधा एयरबेस जो कि पंजाब सूबे में है, ये न्यूक्लियर डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। अब यहां पर दो ऐसी जगहें थी, दो ऐसी जगह, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सरगोधा और नूर खान, ये दो ऐसी जगहें थी जिनको जब भारत ने अटैक करना शुरू किया तो पाकिस्तान में खलबली। पाकिस्तान में आप खलबली की बात कर रहे हैं, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान आया कि हमने घुसकर मारा। तो जो बातें अब ये कही जा रही हैं, उसके बाद पाकिस्तान और डरा सहमा होगा, और जिन मुद्दों में भारत बात करने के लिए कह रहा है उन मुद्दों पर वो मानेगा। देखिए, अब यहां पर मैं आपको आगे की कहानी बताते हैं। जहां पर उसका सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लान चल रहा था, जहां पर करीब 170, मैंने आपको बताया ना कि जो नूर खान एयर बेस था, वहां पर उसका एक तो राफेल बेड़ा
और J-10C का बेड़ा था। इसके अलावा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो वहां चल रहा था उसको चीन फंड कर रहा था। अमेरिका उसमें अपने लिए कुछ उम्मीद देख रहा था और ऐसा डर था क्योंकि अब तो वो नूर खान बेस तबाह हो चुका था, उसके सारे कार्गो प्लेन्स तबाह हो चुके थे। अब यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम अमेरिका को क्या लगी कि भारत का अगला टारगेट जो वहां पर मिलिट्री प्रोग्राम था, जिसको पाकिस्तान ने नाम दिया था, बहुत एक खास नाम दिया था उस न्यूक्लियर प्रोग्राम का, उस जगह का, वो भारत के निशाने पर वो है। अमेरिका को ये लगा। सबसे पहले ये जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी वो पहुंची जेडी वांस के पास। अभी वो जब ये पहलगाम अटैक हुआ था उस वक्त वो भारत में थे। उन्होंने सबसे पहले नरेंद्र मोदी को फोन किया और उन्होंने नरेंद्र मोदी को फोन करने के बाद इस पर अपडेट लिया। उनका सबसे पहला जो सवाल था वो यही सवाल था कि क्या आप ऐसा तो कुछ करने नहीं जा रहे। उसके बाद उन्होंने ये बात डोनाल्ड ट्रंप को बताई। फिर आप सबको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की एक अच्छी दोस्ती भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर वहां पर एक मीडिएशन शुरू की। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था, उन्होंने सबसे पहले क्या बताया, हाँ, जेडी वांस और मार्को रूबियो दोनों पहुंचे थे डोनाल्ड ट्रंप के पास। डोनाल्ड ट्रंप ने जब ट्वीट किया था, आप उस ट्वीट से समझिए, उन्होंने कहा कि पूरी रात बातचीत चलती रही। सबसे ज्यादा जो अमेरिका ने समझाया या जिसको मनाना अमेरिका को लगा कि ये आदमी नहीं मानने वाला है, मतलब वो नरेंद्र मोदी थे। भारत था कि भारत अपने कदम पीछे नहीं खींच रहा था। भारत, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी ने तो एक प्रॉमिस कर दी थी कि इस बार पाकिस्तान ने गलती कर दी है तो उसे वो पूरी तरह से निपटाना चाहते थे कि दोबारा आतंकवाद पाल पोसकर भारत में पाकिस्तान ना भेजे। यही वजह थी। अब यहां पर जो एक जानकारी आई उनके पास कि 170 न्यूक्लियर वॉरहेड रखे हुए थे नूर खान एयरबेस के पास, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था वहां पर ऐसी जो जितनी एयर रिफ्यूलिंग थी पाकिस्तान की, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी नूर खान एयरबेस से जाता था। मतलब कि अगर ये नूर खान एयरबेस बंद हो गया तो एयर रिफ्यूलिंग पाकिस्तान में जितने फाइटर जेट्स हैं उनके लिए रास्ते कट हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा एक और चीज कही जा रही है कि जब F-16 मार गिराया तो इससे अमेरिका को झटका लगा। अमेरिका को लगा कि हमारा बिजनेस प्रभावित हो जाएगा। एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि जब पाकिस्तान पहुंचा, गिड़गिड़ाया, तो फिर अमेरिका को भी लगा मौका अच्छा है, एक तरफ से बात शुरू हुई है तो सीज फायर पर बात होनी ही चाहिए। फिर F-16 वाला भी मामला आप देख रहे हैं कि इस पूरे सीज फायर में जुड़ रहा है। देखिए, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन इसका नाम था। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन, जो नूर खान एयरबेस से करीब 150-200 मीटर की दूरी पर बताया जा रहा है, जो अलग से बनाया गया था। आपने अगर गौर किया हो तो अमेरिका ने 2019 में भी, जब पठानकोट में हमला हुआ था, पुलवामा में अटैक हुआ था और बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था भारत ने, उसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने की कोशिश की थी और बदले में क्या हुआ था कि हमारे MiG-21 ने उसके F-16 को मार गिराया था। ये पूरी दुनिया ने देखा और बाद में इसे अमेरिका के बहुत सारे रिपोर्ट्स में कबूल किया गया कि चूंकि अमेरिकन रडार तो पता होता है कि उसके कितने प्लेन्स एक्टिव हैं, तो उसके रडार से एक प्लेन गायब मिला था। ये ऑफिशियल्स रिपोर्ट आई। पहले तो अमेरिका ने डिनाई किया, लेकिन बाद में व्हाइट हाउस ने न तो इसे डिनाई किया न तो इसे एक्सेप्ट किया, क्योंकि एक पूरी दुनिया में बेइज्जती वाली बात थी। हाँ, बिजनेस है, वो हो जाता। इस बार जो दावा किया गया, जो भारत से टकराव की स्थिति आई पाकिस्तान की, उसमें उसके करीब 3 F-16 निपट गए। जब 3 F-16 निपट गए तो ये अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ा झटका था। पाकिस्तान के लिए तो था ही, अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ा झटका था। अब 2019 और 2025 दोनों को जब आप कनेक्ट करेंगे तो एक ट्रेंड पता चलती है। वो ट्रेंड क्या है? वो ट्रेंड यही है कि जब जब F-16 के जरिए अमेरिका की साख दांव पर आई है, तब तब वो मीडिएशन करने की कोशिश कर। और उस समय भी जब हमारे अभिनंदन को पकड़ रखा था पाकिस्तान ने, रातों रात छोड़ने के लिए तैयार हो गया था पाकिस्तान। आपको पता है, अमेरिकी पाकिस्तानी सांसद ने पाकिस्तानी संसद में खड़े होकर कहा कि इमरान खान के पांव कांप रहे थे। ये बात कही थी, ये आप मानते हैं? इमरान ने खुद एडमिट किया था कि गुड जेस्चर में हम छोड़ रहे हैं। अब यहां पर आप 2019 से इसे कनेक्ट करके देखिए दर्शकों, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको लगेगा कि अच्छा कुछ भी मोदी का बचाव कर रहा है, लेकिन मैं वही बता रहा हूं जो फैक्ट है। आप उस नैरेटिव में मत फंसिए, क्योंकि वॉर के कई सारे पर्सपेक्टिव होते हैं और उसमें क्या होता है कि एक जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए जो देश होते हैं उनकी साइकोलॉजी, उनके पब्लिक की साइकोलॉजी को तोड़ा जाता है।
सोशल मीडिया नैरेटिव की लड़ाई भी है। नैरेटिव, सोशल मीडिया तो बाद में आया, लेकिन वो एक नैरेटिव की लड़ाई होती है जिससे सामने वाले को हतोत्साहित किया जाता है। अब देखिए, इसी नैरेटिव की लड़ाई में पाकिस्तान तो हमेशा मुगालते में जीने वाला देश है। उसके लोग अगर ये उसका प्रधानमंत्री इतनी बेशर्मी से कह रहा है कि हम जीत गए। अब सोचिए कि क्या अमेरिका ने कहा कि किसी ने डिक्लेयर किया कि कोई कंट्री जीत वार खत्म हो गया। हाँ, सीज फायर का मतलब होता है कि ना कोई जीता ना कोई हारा, दोनों देश आपस में सहमति से इस बात पर तैयार हुए हैं कि आगे वॉर नहीं होगा। तो मैं वही कह रहा था कि जब जब F-16 की साख दांव पर लगी है, तब तब अमेरिका भागा भगाया है। अमेरिका के लिए एक मतलब आप ऐसा कहिए कि उसके मिलिट्री पावर या उसके न्यूक्लियर पावर में या सुपर पावर बनने में लॉकहीड मार्टिन का एक बहुत बड़ा योगदान है। जो कंपनी है जो F-16 बनाती है, जो फाल्कन सीरीज बनाती है, उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लग जाने का मतलब है कि अमेरिका की स्ट्रैटेजी को एक बहुत बड़ा झटका लगना। और आप सबको पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अमेरिका पाकिस्तान कितने भी दूर हो जाए, लेकिन पाकिस्तान में अमेरिका का जो इंटरेस्ट है या जो चीन का पाकिस्तान के भीतर इंटरेस्ट है, वो कभी कम नहीं होता और खत्म नहीं होता। इस वजह से भी अमेरिका को इस पूरे मामले में मेडिएशन करना पड़ा। और एक फाइनल मैं बताना चाहता हूं आपको, एक रिपोर्ट और आई थी। एक रिपोर्ट क्या आई थी कि चीन जो था वो भारत को 3 फ्रंट पर उलझाना चाहता था, 3 फ्रंट पर। अभी जो रिपोर्ट आई उसमें इससे भी एक हैरान करने वाली बात है, और सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, चीजें जो हैं ऐसी हो रही थी। देखिए, सबसे पहले भारत कहां उलझा हुआ था? भारत सबसे पहले उलझा बांग्लादेश के इशू पर। बांग्लादेश के इशू पर उसे उलझाया गया, फिर वहां से इस पूरे मामले को एक सांप्रदायिक रंग, कम्युनल रंग देने की कोशिश की गई। अब वहां पर क्या हुआ कि हिंदू को और मुसलमानों को आपस में लड़वा कर स्थिति बिगाड़ने की कोशिश हुई। लेकिन कितनी समझदारी से भारत की सरकार और वेस्ट बंगाल की सरकार ने कोऑर्डिनेशन दिखाया, और इसी का अंजाम रहा कि वहां पर बहुत बड़ा कुछ होने से बच गया। लेकिन अब जैसे ही ये हुआ, आपने देखा अभी ये खत्म ही नहीं हुआ। मतलब अब ये तो बन रहा था परसेप्शन की खत्म हो रहा है, मुर्शिदाबाद वाली चीजें सब कुछ नॉर्मलाइज हो रही थी। तभी आप देखिए कि उसी बीच पहलगाम कर दिया गया, और पहलगाम जो किया गया उसमें भी धर्म पूछकर मारा गया। तो वहां भी बिल्कुल इसे वही मुर्शिदाबाद और वेस्ट बंगाल में जो चल रहा था, जो बांग्लादेश बॉर्डर पर हो रहा था, वही चीज वहां भी करने की कोशिश हुई। और जब वहां करने की कोशिश हुई तो वहां भी ये एजेंडा फेल हो गया। एक बात ये भी आ रही है कि चीन और अमेरिका के बीच किस तरीके से तनातनी है, लड़ाई है, वो सब जानते हैं, उनका मार्केट की लड़ाई। मैं एक आखिरी बात बता देना चाहता हूं, वो चीन से जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा ये जो पूरा वॉर की सिचुएशन बनी थी, वो पूरी सिचुएशन भारत के लिए एक परीक्षा की घड़ी थी, और चीन भारत का एक सामरिक टेस्ट लेने जा रहा था कि चीन के सामने भारत कितनी देर ठहर सकता है। देखिए, ये एक प्रॉक्सी युद्ध था जिसमें पाकिस्तान चीन का प्रॉक्सी बना हुआ था, एक प्रॉक्सी वॉर था ये। मेरा ऐसा मानना है, चीन सारे हथियार दे रहा था, उसने अपने J-10, J-17 सारे फाइटर जेट्स दिए, और आपने 8 तारीख को ही ये खबर सुन ली होगी कि जितने J सीरीज के विमान फाइटर जेट्स पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए, नहीं मिट्टी में मिले वो अलग बात है, वो चीन की अनुमति से की गई थी। ये आपने देखा, जो PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया जो चीन में बनता है, वो भी चीन ने दिए थे और चीन की अनुमति से। जैसे कि एक कैविएट लगा होता है, जब आप किसी देश से कोई हथियार खरीदते हैं तो उसमें एक कंडीशन होता है कि उस हथियार का इस्तेमाल आप किसके खिलाफ कर सकते हैं, कौन सी परिस्थिति में कर सकते हैं। जैसे कि भारत ने अगर मान लीजिए फ्रांस से कोई डील कर ली, अगर राफेल खरीद लिया, तो उस डील की कई सारी शर्तें होती है कि कब इस्तेमाल कर सकता है भारत। ये नहीं कि हथियार बनाने वाला देश आपको पूरी छूट देकर कभी नहीं कर सकता सिचुएशन। तो पाकिस्तान को जो F सीरीज के सारे विमान मिले थे, F-16 जो मिला था, उसमें ये कैविएट था कि वो भारत के खिलाफ कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। और अमेरिका ने जब इस बार उसने किया तो अमेरिका ने इस पर आपत्ति लगाई, लेकिन चीन ने आपत्ति नहीं लगाई, क्योंकि चीन ने बाकायदा अनुमति दी थी। ठीक है, तुम अपनी मतलब चीन ने क्या कहा, कल भी ये बयान आया कि पाकिस्तान की संप्रभुता की रक्षा के लिए हम उसका साथ देंगे, पाकिस्तान को हक है कि वो अपनी जमीन बचाए, ऐसा चीन का बयान आया पहले। वो बाद में जब जैसे ही हमारे NSA अजीत डोभाल साहब ने बात की, तब जाकर चीन नरम हुआ वहां पर। और अजीत डोभाल की जो बातचीत हुई उसमें भी समझिए,
उनको चीन से जब सीज फायर होने लगा, वो सीज फायर वायलेशन होने लगा, तब उन्होंने चीन से बात की, और चीन से जब बात की तो उसके बाद सीज फायर रुक गया। तो अगर आप उसके कनेक्शन को देखेंगे तो आपको साफ पता चलता है कि वो जो शाम के वक्त जो चीजें पटाखे फोड़ने वाला जो एडवेंचर कर रहा था पाकिस्तान, उस एडवेंचर के पीछे कहीं ना कहीं एक चीन का एक मोरली सपोर्ट था। और जैसे ही वो बातचीत हुई, चीन को अजीत डोभाल ने चीन को क्या कहा कि देखिए अब अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हम इसे एक्ट ऑफ वॉर की तरह लेंगे। हमने चूंकि आज ही ये डिसाइड किया है कि सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं, तो हमने आज ये बर्दाश्त कर लिया। चीन को जब बातचीत पे लगा कि भारत का बॉडी लैंग्वेज कहीं से भी ऐसा लग नहीं रहा है कि वो पीछे हटेगा, उसके बाद चीन ने क्या किया, भारत के फेवर में भी दिया और एक लाइन बाद में उसने पाकिस्तान के फेवर में भी दे दिया। तो ये जो 3 फ्रंट खोलने की जो कोशिश थी कि एक तरफ चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान तीनों फ्रंट खोल दो भारत के लिए, तो ये जो अभी सीज फायर हुआ है ना, इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है जिसमें चीन के प्रोपेगेंडा को भारत ने नाकाम कर दिया है। बिल्कुल। तो सीज फायर क्यों हुआ, उसकी पूरी कहानी अनुपम जी ने बताई। सीज फायर का उल्लंघन भी हुआ। अब उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और 12 तारीख को बातचीत होगी। कहा जा रहा है कि पीओके पर ही बातचीत होगी, उससे कम बातचीत होगी नहीं। अगर उस पर बात बनती है तो फिर सीज फायर चलता रहेगा, वरना फिर भारत बताएगा पाकिस्तान को उसकी असली औकात। बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपको हर एक अपडेट यहां पर मिलती रहेगी। नमस्कार।